आप सभी को मेरा नमस्कार। क्षमा चाहते हैं क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए कहानी नहीं ला पा रहा हूँ क्योंकि कोसोफ ट्रस्ट के जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रमोशन के लिए अभी मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। झारखंड में पूरा कंप्लीट कर लिया, एमपी कंप्लीट कर लिया, यूपी कंप्लीट कर लिया। अब छत्तीसगढ़ होते हुए मुझे वडोदरा गुजरात जाना है। इसलिए मैं रोज़ आपके लिए कहानी नहीं ला पा रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि आप स्नेह प्यार हमेशा-हमेशा के लिए बनाए रखेंगे। आज की जो कहानी आप सुनेंगे, वो कहानी सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये जो चीज़ है मेरी भी ज़िंदगी में होती, मेरे पास भी काश मेरे पास होती, तो मैं भी जान पाता कि दुनिया कैसा है, लोग किस-किस प्रकार के विचार रखते हैं, कौन व्यक्ति इस रूप में आपके साथ है, आप ये जान पाते। कहानी है अशोक अरोड़ा साहब की। वो एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं और उनकी कंपनी व्यवसाय भारत में ही नहीं, विदेशों में भी सफल तरीके से फैला चुकी है। अरोड़ा साहब इतने सफल व्यक्ति हैं कि अपने कंपनी के कर्मचारी जो सफाई करता भी है, उसका भी ख़्याल परिवार की तरह रखते हैं। इतना ख़्याल रखते हैं कि सफाई कर्मचारी का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। अगर तबीयत खराब है, इलाज की आवश्यकता है, तो बड़े से बड़े अस्पताल में उसका इलाज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं, सबके परिवारों का ख़्याल अपने परिवार की तरह अरोड़ा साहब रखते हैं। सैलरी मुँह माँगा दिया जाता है, सारे सुख-सुविधाएँ दे दी जाती है, परिवार की तरह ख़्याल रखते हैं और यही वो कारण है जिसकी वजह से अरोड़ा साहब की कंपनी भारत में ही नहीं, विदेशों तक फैल चुकी हुई होती है। अरोड़ा साहब के परिवार में पत्नी हैं, 2 लड़के हैं, 2 लड़कियाँ हैं और ये चारों सेटल्ड हैं, शादीशुदा हैं और अरोड़ा साहब के घर में 2 लड़कों के बच्चे भी हैं, यानी ये अरोड़ा साहब नाती-पोता वाले हैं, भरा-पूरा हुआ परिवार है। एक दिन ऐसा हुआ, अरोड़ा साहब तैयार होकर फैक्ट्री जा रहे थे यानी ऑफ़िस जा रहे थे। गेट पर उनका स्वीपर मिल गया। स्वीपर को देखते हैं और देखने के बाद कुछ महसूस करते हैं। महसूस करने के बाद अपने एक स्टाफ को बोलते हैं कि एक काम करो उसे मेरे केबिन में भेजना। केबिन में जब जाकर बैठते हैं, स्वीपर आता है और आने के बाद सलाम ठोकता है, सलाम ठोकने के बाद सीधे खड़ा रहता है। अरोड़ा साहब कहते हैं, और भाई साहब आप बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, क्या बात है? मुझे ऐसा लगा कि आप परेशान हैं। आपकी परेशानी का हल यहाँ तो है। आप खुलकर हमें कह सकते हैं कि आप क्यों परेशान हैं। अगर आप शर्माएँ नहीं तो। आप अपनी परेशानी हमें बेखबर होकर बता सकते हैं। हमने तो आपका बहुत ख़्याल रखा है और आपका ही नहीं सबका ख़्याल रखा है। कोई कमी तो नहीं है हमारे तरफ से या कोई शिकवा शिकायत तो नहीं है क्योंकि आप आज बदले-बदले हुए से हमें नज़र आए। वो जो स्वीपर है, वो संकोच करते हुए, डरते हुए चूँकि अरोड़ा साहब के सामने खड़ा होने का मौका जब से वो कंपनी ज्वाइन किया था, तब से यानी करीब-करीब 12 साल से उनकी कंपनी में वो नौकरी कर रहा था, कभी मौका नहीं मिला था अरोड़ा साहब के सामने खड़ा होने का और वो भी सामने केबिन के अंदर जाकर। आज खुद अरोड़ा साहब उसे बुलवा लिए, जिसकी वजह से वो बड़ा संकोच में था, डर भी रहा था कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं नौकरी हमारी चली तो नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी अरोड़ा साहब तो मिलनसार थे,
बड़े सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, "आप बताइए तो सही, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कमी है और आपको अभी मदद की आवश्यकता है।" बार-बार अरोरा साहब के बोलने के बाद जब वो नहीं बोल पा रहा था, तो अरोरा साहब डाँट कर, प्यार से डाँटते हैं और कहते हैं कि आपको तो बताना ही पड़ेगा। जिद पर अरोरा साहब आ जाते हैं, तब वो कहता है कि मेरी पत्नी को आज ऑपरेशन करवाना है क्योंकि उनके लीवर में पथरी हो चुका है, वो बीमार हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरोरा साहब कहते हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आप इतने परेशान हैं, तो आप एक आवेदन कर सकते थे, सूचना कर सकते थे। आपको पैसे के लिए कब कंपनी ने मना किया है? अरोरा साहब सीधे 1 लाख रुपए अपने ड्रॉवर से निकालते हैं और उस स्वीपर को दे देते हैं और ये कहते हैं कि जाइए, पहले इलाज करवाइए और इसके बाद आगे की जो प्रोसीजर होगी, आप उसे करवा दीजिएगा अकाउंट डिपार्टमेंट में जाकर। पैसा वो लेता है स्वीपर, बहुत बड़ी-बड़ी दुआएँ देता है, धन्यवाद देता करता है और वो बड़ा खुश मन से वहाँ से निकल जाता है। अपनी पत्नी का इलाज करवाता है। कंपनी लगातार जॉइन किया हुआ है। अरोरा साहब उस दिन अपने दफ्तर से जब घर जाते हैं, तो घर तो वैसे रोज़ ही जाते हैं। पत्नी से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, अपने लड़कों से मिलते हैं। लड़कियाँ भी अपने ससुराल से कभी-कभी आती हैं, तो उनसे भी मुलाकात होती ही है। लेकिन आज जब वो घर गए, तो अपनी पत्नी को देखा। पत्नी को देखने के बाद जो व्यवहार रोज था वैसा ही था, लेकिन पत्नी के मन में कुछ बातें थी जिसे वो ये देख पाए, जान पाए। जानने के बाद थोड़ा सा मन इनका दुखा। जब दोनों बेटों से मिला, जब दोनों बेटे इनसे आकर मिले और सामने ये देख रहे हैं, तो उनके विचारधाराओं को आज उन्होंने बड़ा अंदर से पढ़ा और पढ़ने के बाद दुखी हो गए। बच्चों का व्यवहार वैसा ही था, लेकिन अंदर जो चल रहा था, आज अरोरा साहब ने वो देख लिया था और देखने के बाद बड़ा दुखी थे। आज एक ऐसा दिन, जो पहले तो स्वीपर को देखा, क्या सोच रहा है, क्या परेशानी में है, उन्होंने अपनी नज़रों से देखा। घर आने के बाद अपने लड़कों के विचारों को उन्होंने देखा, पत्नी के विचारों को देखा और ये देखने के बाद वो बड़े हैरान और परेशान हो गए। व्यवहार पत्नी का वैसा ही है, बच्चों का व्यवहार वैसा ही है, उस स्वीपर का भी व्यवहार वैसा ही था जैसे रोज था। लेकिन आज अरोरा साहब ने ऐसा क्या देख लिया था और क्या देखने के बाद उन्होंने अपने केबिन में बुलाकर उसकी मदद की। अरोरा साहब सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं और बड़े अंदर से दुखी होते हैं। दुखी तो अंदर से हैं, क्योंकि इन्होंने अपने ही नज़रों से, अपने ही लोगों के अंदर के विचार को इन्होंने देख लिया है, क्या चल रहा है। और वो विचार ऐसे थे जो हम इस कहानी के आगे बढ़ते-बढ़ते आपको बताएँगे बताएँगे कि अरोरा साहब के परिवार यानी बच्चे और पत्नी के दिमाग में क्या चल रहा था, जिसे जानने के बाद ये दुखी हो गए थे। चलिए, बात यहाँ तक तो थी ही। अरोरा साहब को जाना था विदेश अपने बिज़नेस के मीटिंग के सिलसिले में। वो तैयार हो जाते हैं, पहले से तैयारियाँ थी, तैयार हो जाते हैं, पत्नी को बुलाते हैं, अपने सारे सामान की तैयारियाँ कर लेते हैं, बैग पैक हो जाता है और वो विदेश के लिए निकल जाते हैं। विदेश में अपना वो मीटिंग्स वगैरह कर ही रहे होते हैं। जैसे ही 2, 4, 5 दिन उनका गुज़रता है, वैसे ही कंपनी का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट
जिसे दिए थे एचओडी, वो व्यक्ति उसे फ़ोन करता है कि अरोरा साहब कंपनी में आग लग गई है। अरोरा साहब बड़े शॉक्ड रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उस कंपनी में आग लग गई थी जिस कंपनी को इन्होंने खून और पसीना बहाकर खड़ा किया था, बारीक से बारीक चीज़ों का ख़्याल रखा था। स्वीपर ही नहीं, कंपनी के जितने भी अधिकारी थे, उन तमाम लोगों का ख़्याल रखा था। सैलरी सही समय पे होता था ताकि कंपनी के अधिकारियों के घर परिवार में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो जाए, उनके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ सके, उसकी व्यवस्था इन्होंने करा के दिया था। अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो सके, ऐसी व्यवस्था करा कर दिया था। कोई कमी छोड़ा नहीं था अरोरा साहब ने। बहुत हैरान और परेशान होते हैं। अपना प्रोग्राम जो और ज़्यादा दिनों तक चलने वाला था, बिज़नेस का सिलसिला, मीटिंग्स, ये तमाम चीज़ों को वो पोस्टपोन करते हैं और बड़ा बूझे मन से वापस आते हैं। वापस आने के बाद जब फैक्ट्री पर पहुँचते हैं, कंपनी पे पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि पूरी कंपनी जलकर खाक हो चुका है। पहले से वहाँ की जो पुलिस है, वो पहुँची हुई होती है। उनको आते 2 दिन का वक़्त लगता है विदेश से। फैक्ट्री में आग लगे हुए 2 दिन हो चुका है। पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ का परेशान है कि आखिर ये जो आग लगा है, वो 2 दिन से जाँच-पड़ताल कर रही है पुलिस कि आखिर ये जो आग लगा है, वो किस प्रकार से लगा है। जाँच-पड़ताल में ये पता चल रहा है कि शॉर्ट सर्किट तो संभव ही नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस इस प्रकार से किया गया था, सारी चीजें इतना विधिवत तरीके से प्लान किया गया था कि कहीं से गुंजाइश ही नहीं थी कि शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट को यानी जांच विभाग को कहीं से ये पता नहीं चला कि शॉर्ट सर्किट से आग लगा हो या कोई ऐसी चीज नहीं थी जो ब्लास्ट हो सकता हो। पुलिस ये नतीजे पर पहुंचती है कि ये जो कंपनी में आग लगी है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसे लगाया गया है। कोई तो है जो इस कंपनी को जलाने के लिए हादसा को प्लांट किया है। यानी किसी न किसी की साजिश है, लेकिन वो व्यक्ति कौन हो सकता है, ये 2 दिनों के अंदर पुलिस अभी पता नहीं कर पाई है। बड़े हैरान परेशान हैं, भीड़ लगी हुई है। अरोरा साहब को आने के बाद वहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं और भी भीड़ लगाए हुए हैं। जितने भी कर्मचारी हैं उनके परिवार भी आ चुके हैं, अगल-बगल के लोग आ चुके हैं, चूँकि इनका व्यवहार बहुत अच्छा था। बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे। पुलिस पता नहीं कर पाई कि आखिर ये आग लगी कैसे? परेशान है, हैरान, परेशान है। कोशिश कर रही है जानने का कि आग आखिर लगाया तो किसने लगाया? ये बातचीत पुलिस के अधिकारी अरोरा साहब से कर ही रहे हैं। अभी 1-2 घंटे हुए ही थे। अरोरा साहब भीड़ से आगे की तरफ बढ़ते हैं और जाते हैं अपने एचओडी के पास, जिसे ये ज़िम्मेवारी दिए थे। उस व्यक्ति के कॉलर को पकड़ते हैं और पुलिस के अधिकारी के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं कि ये आपका मुजरिम रहा, जिसने कंपनी में आग लगाया है। जो अधिकारी 2 दिन से परेशान हैं, वो और भी हैरान और परेशान हो गए कि ये कैसे संभव है कि आप आए और इस व्यक्ति को सीधे पकड़ के हमारे पास ला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये आग लगाया हुआ है। सीनियर अधिकारी अरोरा साहब से अकेले में बात करते हैं। तो सीनियर अधिकारी ये कहते हैं कि ज़रा आप हमें बताएँ कि आखिर आपने इसी व्यक्ति को क्यों कहा है कि इसने आग लगाया हुआ है?
अरोरा साहब कहते हैं कि अब आगे का जो सब्जेक्ट है वो आपका है। आप इसे जानेंगे कि इसने आग आखिर लगाई तो क्यों लगाई? पुलिस डिपार्टमेंट उस व्यक्ति को इनके कहने के आधार पर लेकर जाती है और लेकर जाने के बाद अपना तौर और तरीका अपनाती है। जब पुलिसिया तौर तरीका अपनाती है तो वो व्यक्ति टूट जाता है और वो कहता है कि आग मैंने ही लगाया हुआ था। रोरा साहब अचानक उस व्यक्ति को क्यों पकड़ते हैं? कैसे पकड़ लेते हैं? क्या वो जानते हैं? और ये जो व्यक्ति बताया कि मैंने आग क्यों लगाया, ये जानने के लिए थोड़ा तो रुकना पड़ेगा आप। चलिए जानते हैं कि ये व्यक्ति आखिर पुलिस डिपार्टमेंट को क्या बताता है। पुलिस डिपार्टमेंट को ये बताता है कि अशोक अरोरा साहब की कामयाबी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये बात उसके दिमाग में बैठ चुका था। अरोरा साहब का जो शोहरत है दिन दुनी रात चौगनी बढ़ रही थी। मैं काम कर रहा था, एचओडी था मैं यहाँ का। मुझे ऐसा कचोटता था, लगता था कि मैं इस कंपनी का मालिक क्यों नहीं हूँ? क्यों मैं नौकर हूँ? ये बात मुझे बहुत दिन से खाए जा रही थी। हाँ, एक अलग बात थी कि ये कंपनी की वजह से इस व्यक्ति का पूरा परिवार चलता था। बच्चे अच्छे से अच्छे जगह पे पढ़ते थे। इसका रोजी-रोटी था ये, लेकिन रोजी-रोटी का ध्यान न रखते हुए इसके दिमाग में ये था कि अरोरा साहब का शोहरत इतना बढ़ क्यों रहा है? और ये जलन की वजह से इसने अरोरा साहब को बाहर जाने का इंतज़ार था और वो इंतज़ार ये था कि जब ये नहीं रहेंगे तो इस कंपनी को ही जलाकर खाक कर देंगे। यानी अपने ही पेट पे इसने कुल्हाड़ी मार ली। वो स्वीकार करता है अपना जुर्म को। पुलिस डिपार्टमेंट उसके बयान के आधार के ऊपर अरोरा साहब के बयान के आधार के ऊपर केस बनाती है और सीधे उस व्यक्ति को जेल के अंदर जाकर डाल देती है। अब ये जानना ज़रूरी है कि अरोरा साहब के पास ऐसा क्या था, जिसकी वजह से वो जान जाते थे कि मुजरिम कौन है या वो व्यक्ति जो सामने वाला व्यक्ति है, उसके मन में क्या चल रहा है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अरोरा साहब एक दिन अपने केबिन में बैठे थे और केबिन में बैठकर वो ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट को वो सर्च कर रहे थे। सर्च करते-करते एक चश्मा उन्हें दिखाई दिया। वो चश्मा बड़ा ही अजूबा था, कुछ अलग था, समथिंग डिफरेंट था। इनकी नज़रें उसी चश्मा के ऊपर टिक जाती है और उस पेज को जहाँ पे वो चश्मा था, वहाँ पे ये रुक जाते हैं और रुकने के बाद उसको ऑर्डर करते हैं। यानी अरोरा साहब को चश्मा चाहिए था। जैसे ही वो उस दिन वो ऑर्डर करते हैं, यानी बटन जैसे ही दबाते हैं, वैसे ही उनकी जो पर्सनल सेक्रेटरी है, वो केबिन में एंटर करती है और एंटर करते हुए कहती है, "सर, आपके लिए कुछ पार्सल आया है।" अरोरा साहब हैरान परेशान कि पार्सल? मैंने तो ऐसा कोई चीज़ मँगाया नहीं और अभी-अभी तो मैंने एक चश्मा मँगाया है और वो चश्मा अभी ही सेंड किया है रिक्वेस्ट। भाई ऑर्डर तो हमने अभी ही दिया हुआ है। तो वो चश्मा इतनी जल्दी अभी जस्ट सेकंड की बात है और अभी ये दरवाज़ा खुलता है, ये कहती है कि कुछ पार्सल आया है। अरोरा साहब हैरान हो गए। हैरान होकर कहते हैं, "ठीक है लेकर आओ पार्सल।" पार्सल इनके केबिन में रखा जाता है। स्टाफ इनका केबिन को बंद करने के बाद वो बाहर चली जाती है। अरोरा साहब जब उस पार्सल को खोलते हैं,
इनकी आँखें और फटी की फटी रह जाती है। ये देखते हैं कि मैंने अभी जो ऑर्डर किया चश्मा, वो चश्मा आ चुका है, मेरे टेबल पे है। ये कैसे? हाउ इट्स पॉसिबल? ये संभव कैसे है? और परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। चश्मा तो वाक़ई में खूबसूरत, गज़ब का चश्मा। डरते-डरते हाथ काँप रहा है अरोरा साहब का, लेकिन फिर भी वो पार्सल इतनी खूबसूरत है कि उनका हाथ अचानक, माने ना चाहते हुए भी चश्मा की तरफ बढ़ जाता है। हाथ में वो चश्मा लेते हैं और अपनी आँखों पे लगाते हैं। लगाने के बाद आवाज़ देते हैं, बेल बजाते हैं, सॉरी, बेल बजाते हैं। बेल तो अवेलेबल है। बेल बजाते हैं, उनकी सेक्रेटरी आती है और उस चश्मे से जब सेक्रेटरी को देखते हैं, तो हैरान और परेशान हो जाते हैं। सेक्रेटरी का सैलरी भी बहुत अच्छा, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। लेकिन सेक्रेटरी के अंदर के जो भाव था, वो चश्मा लगाने के बाद वो देख पा रहे थे और पढ़ भी पा रहे थे। वो जान गए उसके अंदर का भाव क्या चल रहा था, तो अंदर का भाव जब उन्होंने देखा, तो बड़ा दुखी हो गए कि बोलने में सर-सर तो है, लेकिन उसके मन में ये चल रहा है कि इस कंपनी की मालकिन काश मैं होती। क्या सर-सर बोलना पड़ता है, क्या सर-सर बोलना पड़ता है। यस सर, जी सर, यस सर, जी सर करना पड़ता है और ये विचारधाराओं को अरोरा साहब ने चश्मा लगाने के बाद देख लिया, दुखी हो गए। ये सोचने लगे कि क्या कमी किया है मैंने? हर चीज़ तो मिला है। सैलरी हर साल इंक्रीज़ होता है। बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, गाड़ी दिया हुआ है कंपनी ने, अपना पर्सनल केबिन दिया है कंपनी ने, कुछ तो कमी हमने नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी इसे मालिक बनना है, दुखी हो जाते हैं। दूसरे दिन वही चश्मा लगाकर उस दिन जब वापस आ रहे थे कंपनी, तब स्वीपर को देखा था और उस चश्मा की वजह से उसके अंदर चल रहे सारे विचार और भाव को वो पढ़ पाए थे, तभी बुलाए थे। और घर जाने के बाद अपने बेटों को जब देखा था, तो अपने बेटों के दिमाग में ये चल रही थी बात कि आखिर मेरा बाप गद्दी कब छोड़ेगा कि मैं बैठूं। छोटा वाला सोच रहा है कि मैं बैठूंगा, एमडी मैं बनूंगा। बड़ा वाला सोच रहा है कि एमडी मैं बनूंगा। बड़े गलत विचार। पत्नी श्री को जब इन्होंने देखा, पत्नी श्री प्यार से स्वागत करती हैं, जैसे हमेशा करती थी। पानी लेकर आना, सारा ख्याल रखना, एक पत्नी जैसे करती हैं, करती हैं। लेकिन उस दिन उन्होंने ये देखा था, उनके मन में ये चल रहा था, उनकी पत्नी के, कि क्या मुझे सेवा करना पड़ता है, क्या जी हुजूरी करनी पड़ती है। ये सब सारी चीजें चल रही थी उनके पत्नी के मन में। बड़े दुखी हुए थे उस दिन वो। और जब वो विदेश चले गए और जब ये खबर मिली थी, वापस आए थे, तो उस भीड़ में उन्होंने वो चश्मा को निकाल कर लगाया था और अपने एचओडी जो ऑफिसर था, उसे जब देखे, तो उसके मन में जो दुर्भावनाएं थी, जलनशीलता था, द्वेष था, वो सब देखे थे और उसने आग कैसे लगाया था, वो भी उन्होंने देखा था। जैसे-जैसे देखा था, वैसे-वैसे ही उसने बताया कि आग मैंने कैसे लगाया और तभी वो उसके कॉलर को पकड़कर पुलिस के सामने रख दिए थे। जब वो पुलिस को उसे सौंपने के बाद अपने घर की तरफ लौट रहे थे, तो ये
सोचने लगे अरोरा साहब कि ये दुनिया कैसा है? घर, परिवार, दोस्त, सहयोगी, ये सबके मन में क्या चलता है यार? कितनी तकलीफ होती है। ऐसा लग रहा है कि जीना ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अब जी नहीं पाऊँगा। ऐसा लग रहा है कि क्यों ये जादुई चश्मा मेरे पास आ गया? बहुत परेशान हो गए। पहले सुखी थे, सबके साथ मिलकर रहते थे। ऐसा लगता था जो दोस्त है वो दोस्त है, ऑफ़िसर है वो ऑफ़िसर है, पत्नी है वो पत्नी है, बेटा है वो बेटा है। सबके लिए सबकी व्यवस्थाएँ उन्होंने करके रखी थी, लेकिन कहीं न कहीं सुकून था। जादुई चश्मा मिलने के बाद सुकून उनका चला गया। अरोरा साहब गुस्से में हो गए और गुस्से में आकर मैं बोला उन्होंने बोला उन्होंने सोचा कि यार इस जादुई चश्मा का क्या करूँगा? अगर मैं खुद परेशान हूँ यार, सच्चाई जान जा रहा हूँ, किसके अंदर क्या है? उन्होंने अपने मन में सोचा, दुनिया ही ऐसी है और इसी दुनिया में हमें जीना भी है। चलो यार, इस चश्मा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उन्होंने उस जादुई चश्मे को तोड़ा और तोड़ने के बाद दूर गट्टर में फेंक दिया। जाओ, नहीं चाहिए ये जादुई चश्मा। अब ये बताएँ आप कि क्या आपको ऐसा कोई जादुई चश्मा चाहिए? जिसके माध्यम से आप अपने परिवारजनों को, अपने दोस्तों को, अपने सहयोगियों को, अपने समाज को जान पाएँ? दोस्तों, चलिए शायद आपको लगेगा कि जादुई चश्मा चाहिए, लेकिन मेरे तरफ से एक सलाह ये होगा कि जादुई चश्मा की आवश्यकता नहीं है। जादुई चश्मा की जगह पे एक चीज़ और है जो जादुई है और वो है प्रेम, प्यार। बस अपने हृदय को सरल बना लीजिए और पूरे संसार को प्रेम की नज़र से देखिए। घर, परिवार, माँ, बाप, दोस्त और बस आपको जादुई चश्मा से ये कम नहीं लगेगा। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।